ड्राइव किया है, हमने करेक्शन दे के काइनेटिक एनर्जी में परटर्ब्ड हैमिल्टन जो कि HR माइनस 1 HR प्राइम इज इक्वल टू माइनस P4 और एट m क्यूब c स्क्वायर जो कि काइनेटिक एनर्जी में करेक्शन है, इसको हम यूज करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ HR प्राइम हमारे पास परटर्ब्ड हैमिल्टन है, हमने साई लिया है P4 साई। अब इसमें साई क्या है हमारे पास ये साई है, साई NLM जो हाइड्रोजन एटम की स्टिचिंग स्टेट्स है। ये हमने यहाँ पे क्यों यूज किया वो आखिर में हम देखेंगे कि साई NLM ही क्यों यूज किया है। आपको पता है कि यहाँ पे अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स आएंगी और हमारे पास गुड आइगन स्टेट्स गुड स्टेट्स आएंगी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में यूज करने के लिए, तभी हम यहाँ पे यूज करते हैं। पी स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर लिया, P4 को मैंने स्प्लिट कर लिया पी स्क्वायर में, तो ये दो हमारे पास ये टर्म आ गई और HR की वजह से जो फैक्टर था -1/8 m क्यूब c स्क्वायर यहाँ पे आता है। मैं शूटिंगर इक्वेशन अनपर्टर्ब्ड स्टेट से आपके पास है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पी स्क्वायर को आप इस तरह लिख सकते हो, तो पी स्क्वायर जब अगर साई पे अप्लाई हो तो आपको आइगन वैल्यू देगा 2m इंटू ई माइनस बी साई। अब ये रिजल्ट आप पुट करोगे इसमें HR1 में, तो पी स्क्वायर की एक वैल्यू ये है, पी स्क्वायर साई की वैल्यू एक ये है और यहाँ से 2m और 2m 4m स्क्वायर हो जाएगा, इसका ये स्क्वायर रूट हो गया, m नीचे फैक्टर से कैंसिल और आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो ये आपके पास एट द एंड रिजल्ट है ई माइनस बी होल का स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप अप्लाई करोगे ए माइनस बी फॉर्मूला से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लोगे तो आपके पास बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू रह जाएगा, जबकि ई आपके पास आपको पता है एक स्केलर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है इस केस में एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, तो ई एक्सपेक्टेशन वैल्यू से बाहर और एक्सपेक्टेशन वैल्यू सिर्फ रह जाएगी बी पे। ये रिजल्ट जनरल है लेकिन हमने इसको यूज करना है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल आपके पास ये है। तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल जब आप अप्लाई करोगे इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू में थ्रो करोगे v की जगह पे, तो आपके पास ये टर्म्स हैं जो फैक्टर्स कॉमन है, फैक्टर्स हैं कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू रहेगी 1/r पे और यहाँ पे स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर की वजह से 1/r स्क्वायर पे। अब अगर हम ये 1/r की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर लें, 1/r स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज नोट कर लें कि ई एन इसमें बोहर एनर्जी है जो हमारे पास कोई भी nth स्टेट के लिए जिसकी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये फाइंड करने के लिए ये दो फैक्टर जिस पे मैंने टिक किया होगा आपको विरल थ्योरम हेल्प करेगा। विरल थ्योरम हमने थर्ड चैप्टर में 1 डायमेंशन वर्जन देखा था, उसका 3 डायमेंशन वर्जन विरल थ्योरम का ये है कि काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 2 टाइम इज इक्वल टू r डॉट डेल्टा v एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे r डॉट डेल्टा v, v हमारे पास वही हाइड्रोजन एटम वाला पोटेंशियल, इसका आप डेरिवेटिव लोगे, इसका डेल लोगे डेल v, तो डेल आपका डेरिवेटिव वही प्रोडक्ट रूल पावर है इधर -1, यहाँ पे हो जाएगी -1 स्क्वायर, वो इसका अगर आप डॉट लो r के साथ r डॉट डेल्टा v तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। तो ये टर्म एग्जैक्टली क्या है -v, यहाँ से ये -v है। तो इस रिजल्ट को r डॉट डेल्टा v को आप पुट करो इसमें तो ये बन जाएगा 2 इंटू टी जो कि ये फैक्टर ये है, ये इक्वल टू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ v। और हमें पता है कि आपके पास किसी भी स्टेट के लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी है। और p की वैल्यू हमारे पास आ गई है, p की वैल्यू है -2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू ई एन, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ t। हमारे पास ई एन इन टर्म्स ऑफ t आ गया, आप यहाँ पे पुट कर दें तो ये आपके पास एट द एंड रिजल्ट है v एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ e टोटल मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये रिजल्ट हमारे पास है जो हम आगे यूज करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे पास बोहर एनर्जी ये है, तो आप विरल थ्योरम अप्लाई करोगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ 2 था और यहाँ पे आपके पास ई है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये 2 हो रही है।
तो हमारे पास बाकी कॉन्स्टेंट है, अंदर आ जाएगा 1/r, और आप उसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे फैक्टर्स तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी 1/n², और ये टर्म है हमारे पास a 1/a, और a है बोर रेडियस, ये टर्म है इज इक्वल टू 1/a, की हुआ a है बोर रेडियस। सिमिलरली हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6.3 है जो आपको शो करेगी 1/r² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जो कि ये आती है। इन दो रिजल्ट्स को यहाँ पे हम पुट करेंगे 1/r पे, और 1/r² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे आप पुट करो, तो आपके पास एट द एंड ये टर्म है, इस फॉर्म में आपके पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें a आ रहा है बोर रेडियस की वैल्यू आप यहाँ से पुट करें 1/a की, 1/a की वैल्यू ये ये है आपके पास m² 4πε0h², यहाँ पे a² है, a² की वैल्यू आप इस स्क्वायर रूट लोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ पे n³ है और मैंने n ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे n4 हो गया, तो ये हमें हेल्प आउट करेगा, ये वाली टर्म ये बन जाएगी ये बोर एनर्जी। जैसे कि आप देख रहे हो e² 4πε0 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे e² और 4πε0 की एक ये टर्म, और यहाँ पे e² और 4πε0 की दूसरी टर्म, तो स्क्वायर रूट ये बन गया, m ऊपर से आ गया, और h का स्क्वायर वो भी है, और 2 हमारे पास ये साथ मल्टीप्लाई 2 एक और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो बिल्कुल ये बन जाएगा e है, ठीक हो गया। 1/n² भी हमारा ये भी टर्म हमारे साथ, जबकि बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे en² बनेगा, यहाँ पे देखिए इसका भी स्क्वायर रूट ऑलरेडी है और एक ये भी स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास ये बनेगा en² और साथ ही कोई फैक्टर होगा, फिर इसको आप रीअरेंज करोगे तो एट द रिजल्ट ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन को जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन है इन टर्म्स ऑफ बोर एनर्जी लिखने का हमें फायदा ये हमें बता देते हैं कि रिलेटिविस्टिक जो करेक्शन है वो कितने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोर एनर्जी से ज़्यादा है। तो बोर एनर्जी से mc² ये जो ये फैक्टर है हमारे पास mc² बोर एनर्जी, इतने टाइम्स ये फैक्टर्स जो हमारे पास वो रिलेटिविस्टिक करेक्शन है 10⁻⁵ टाइम टोटल लेस है। अब वो क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में अराइज किया था कि हमने ये स्टेट क्यों ली है, हमारे पास हमने गुड स्टेट क्यों ली है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड करने के लिए, ये इस पॉइंट पे क्यों psi_nl मिले, तो उसको हम एड्रेस करने लगे हैं। हाइड्रोजन हमें पता है हाईली डिजनरेट है, तो डिजनरेसी होने की वजह से होने के बावजूद भी हमने नॉन डिजनरेट थ्योरी अप्लाई की है। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो परटर्बेशन है स्फेरिकली सिमेट्रिक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक परटर्बेशन L² और Lz से भी कम्यूट करती है। तो नॉन डिजनरेट थ्योरी में जो हमने एक थ्योरम पढ़ा था वो ये था कि अगर आपकी परटर्बेशन जो है परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, वो आप कोई से दो जो ऑपरेटर कोई से भी एक ऑपरेटर आप ढूंढ लें जो आपके परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता हो और उसकी जो आइगन वैल्यू हो वो डिस्टिंक्ट हो कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन स्टेट की, तो फिर आप उस हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट को एज अ गुड स्टेट यूज कर सकते हो और फिर आप नॉन डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी यूज कर सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि हमारा जो इस केस में परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन था वो दो ऑपरेटर के साथ जो L² Lz उनके साथ कम्यूट करता था, और इन L² और Lz की जो आइगन स्टेट है वो psi_nlm उसकी एनर्जीज डिस्टिंक्ट हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें डिजनरेसी नहीं, आपके पास NLM की कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट बेशक इसकी इन सब की एनर्जी सेम है, लेकिन आप इनको अलग से डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि किसी भी n वैल्यू के लिए हमारे पास पॉसिबल l की वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 तक, तो हर l की वैल्यू के लिए हमारे पास m की वैल्यू होती है, तो आप हर m को यहाँ भी l भी लेबल कर रहे हो और m भी लेबल कर रहे हो, तो बेशक आपकी एनर्जी सेम है स्टेट की, लेकिन आप उसको अलग अलग से आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो l और m की वजह से। तो NLM हमारे पास गुड स्टेट्स हैं, इस वजह स्टार्टिंग में ही हमने नॉन डिजनरेट थ्योरी अप्लाई कर ली थी। इसी को हम एक कहने का एक तरीका ये है जो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है NL and M आर गुड क्वांटम